हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ सर्कल। आज देखिए हम आगे करने वाले हैं। कल हमने थोड़ा सा फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन दोनों के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन रिलेशन कोई भी रिलेशन कब फंक्शन बनता है। साथ ही देखिए एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। हमने पढ़ा था एक सेट के बारे में। कोई एक सेट है जिसके अंदर मान लीजिए कि n एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। हमने पढ़ा था सबसेट्स इसके कितने बनेंगे, 2n बनेंगे। ठीक है, ये हमको एक पता था। दूसरा हमें पता था कि अगर हमारे पास दो सेट हों, एक सेट है ए जिसमें m एलिमेंट हैं, दूसरा सेट है बी जिसमें n एलिमेंट हैं, तो इन दोनों के कार्डिजन सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे। तो ये कितने बन रहे थे, m इंटू एन बन रहे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, दो हो गई। तीसरा क्या है ज़रा देखना कि हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। ए से बी में क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, यानी एक फंक्शन है जो ए से बी में हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ए से बी में कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, ये हम देख रहे थे। ठीक है, तो हमने कहा था ए के अंदर पी एलिमेंट हैं और बी के अंदर क्यू एलिमेंट है। तो जो हमारे कितने रिलेशन बन सकते हैं, सबसे पहले कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो वो था हमारा 2 की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो पावर में पी क्यू। और कितने फंक्शन बन सकते हैं ये भी है एक क्वेश्चन। तो फंक्शन बन सकते हैं जो हमारे हैं वो है इसके एलिमेंट p और इसके एलिमेंट q, p की पावर q। यानी a से b में जो फंक्शन बन सकते हैं वो p की पावर q बन सकते हैं, और b से a में कहोगे तो q की पावर p। मतलब पहले वाला जो है वो पहले आएगा और पावर में जाएगा दूसरे में जिसमें मैपिंग हो रही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी बढ़ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। चार तरह की चीज़ें हम देख चुके हैं और ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने टॉपिक की ओर। आज है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, और इनके बारे में देखेंगे किस तरह के इनके ग्राफ बनते हैं। तो सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, तो इसे देख रहे हैं। पहला है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, जब y इक्वल टू एफ एक्स और इक्वल टू, अब ज़रा इसको y इक्वल टू एफ एक्स को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी। ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको एक्स कहा जाता है और बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको वाई कहा जाता है। और इनके बीच में एक फंक्शन है एफ़ जो ए से बी में जा रहा है। तो ये एफ़ क्या काम करता है, ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है जो एक्स को, एफ़ अगर एक्स के साथ मिल जाए तो यहाँ जाकर वो क्या बना देता है, एफ़ एक्स बना देता है। और यही एफ़ एक्स जो होता है इसको हम वाई बोलते हैं। तो मैं अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स कहूँ तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या हैं, बी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी के अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है ना वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो यह चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है बी वाले को, यानी कोडोमेन को। डोमेन को एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये क्या है, एक हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। आप कहो तो वाई इक्वल टू एक्स बोल सकते हो या आप एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स कह सकते हो। तो मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, कहा कि कहीं पर भी अगर दोनों चीज़ें लिखी हों तो एक ही चीज़ है, क्योंकि वाई और एफ एक्स तो एक ही चीज़ है ना, ये अलग चीज़ें नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ सिंपल सा है। ग्राफ बनेगा तो हमको पता है हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। इसमें हम लोग एक जगह एक्स लेंगे, एक जगह वाई लेंगे। एक्स तो ये वाला है, अगर एक्स की जगह वन रखेंगे तो वाई इक्वल टू वन आ जाएगा। एक्स की जगह टू रखें यहाँ पर तो वाई इक्वल टू टू आ जाएगा। तो इसको ग्राफ में दिखाएंगे वन वन टू टू। इस तरह से जब हम पॉइंट्स दिखाना शुरू करते हैं, जैसे एक ग्राफ बना हुआ है तो वन वन टू थ्री इस तरह से होगा। तो वन वन जब दिखाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, टू टू जब दिखाएंगे तो यहाँ बनेगा, थ्री थ्री यहाँ बनेगा। इस तरह से जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा ये रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू एक्स को या y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स को। यानी आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से एक सीधी लाइन होगी जो कि ओरिजिन से होते हुए जाती है सेंटर से, क्योंकि जीरो रखने पर जीरो आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफ बन गया इसका। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो हम लिखते ही हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। यानी ये कांस्टेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, मान लीजिए थ्री है, वो भी एक कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा। आप एक्स की जगह कुछ भी रखो, क्योंकि यहाँ एक्स है ही नहीं, तो आप एक्स की जगह वन रखो, टू रखो, हर समय सी ही आएगा। यानी हर समय यहाँ पर जो नंबर होगा, मान लीजिए टू है यहाँ नंबर, तो टू ही आएगा हमेशा। जैसे मैंने ये टू दिखा रखा है, तो होगा क्या कि हमेशा जब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपको हमेशा वाई जो है वो टू दिखेगा। तो हमने पहला पॉइंट जब एक्स जीरो रखा तो टू बना, जीरो कमा टू यहाँ पर होगा। एक्स की जगह वन रखा तो फिर भी टू ही आया, तो वन कमा टू भी यहाँ होगा। ऐसे टू कमा टू,
तो हमेशा 2 बनेगा, तो एक ऐसी लाइन सीधी बनेगी ये कांस्टेंट फंक्शन की। अब वहाँ पर जो क्वेश्चन में सी की जगह जो होगा उसके हिसाब से क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से बदलेगा। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में देखिए क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल, जैसे हमने पढ़ रखा है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में होता है कि एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल y = x+2 है। अब y और एफ एक्स से एक ही चीज़ होती है, याद रखना, हम कहीं पर y लिखेंगे कहीं एफ एक्स। यह है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे ये x² + 2x + 3। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 3 वाला कहेंगे तो एक 3 वाले नंबर भी आ जाएगा इसमें, वो क्यूबिक बन जाएगा। तो इस तरह से पॉलिनोमियल इस तरह से कई हो सकते हैं। तो हमने इसका जनरल फार्मूला लिखा है y = f(x), x की पावर n, यानी अगर n पावर का पॉलिनोमियल होगा तो उसको x की पावर n उसमें होगा, फिर उससे छोटा भी होगा, इस तरह से होगा। तो एक जनरल फॉर्म है ये, इससे कभी कुछ बन नहीं सकता। हमें एक सिंपल लीनियर क्वाड्रेटिक इनके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो लीनियर के लिए, तो लीनियर में कौन सा आ गया, लीनियर में ये y = x वाला आ गया। ये लीनियर है। तो लीनियर का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, आप देख रहे होंगे इस तरह से बना हुआ है, यह बनता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक वाला हमने यहाँ लिखा है y = f(x) = x², x की पावर हाईएस्ट 2 है। तो अब हमने इसमें क्या काम किया, इसमें भी हमने वही ग्राफ बनाना शुरू किया। हमने ग्राफ बनाया और हमने x और y लिए। जब देखिए, जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो y भी 0 ही आएगा, x² 0 हो जाएगा, y = 0 बनेगा। x की जगह 1 रखेंगे तो y 1 बनेगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 y 4 बनेगा। तो इस तरह से ग्राफ बढ़ेगा। पहले तो ये 0 0 यहाँ होगा, 1 1 यहाँ होगा, और फिर 2 4 जब होगा तो थोड़ा ऊपर होने लग जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 रखेंगे तो 3 9 आएगा, वो ऐसे होगा। ऐसे नेगेटिव में जब रखेंगे तो पॉइंट यहाँ बनेंगे। तो हम इन पॉइंटों को जब मिलाते हैं तो ग्राफ इस तरह का बनता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ आप देख रहे हैं। ऐसे क्यूबिक का बनाया हमने। ठीक है, हमने एक y = x³ ले लिया, शॉर्ट में हमने छोटा लिया है, +2x प्लस ये नहीं लिखे हैं। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो हमने शॉर्ट वाला लिया है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमने जब वैल्यू रखनी शुरू की, x की जगह 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, यानी यहाँ पे बने। लेकिन 2 रखते ही 8 आया, तो ये ज़्यादा पतला होना शुरू हुआ। जब हम x² वाला बना रहे थे तो थोड़ा फैला हुआ बना था, अब x³ वाला और पतला बनने लग गया, x का 4 होगा तो और नज़दीक बनेगा, यानी इस तरह से ग्राफ बनने शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव रख रहे थे तो ऐसा बन रहा था, और नेगेटिव रख रहे थे तो इस वाले क्वाड्रेंट में चले जा रहे थे पॉइंट। तो ग्राफ जो बन रहा है वो इस तरह का बनेगा। वो आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है, वही वैल्यू रखकर आप ऐसे पॉइंट बनाएंगे, उनको मिलाएंगे तो ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन पता है आपको, रेशनल नंबर से p/q के फॉर्म में, यानी यहाँ पे ऐसा फंक्शन जिसमें ऊपर भी फंक्शन x के फॉर्म में हो, नीचे भी x के फॉर्म में हो, यानी ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है y = 1/x, यानी ये नीचे भी x है, ऊपर भी x की पावर 0 है, जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर x नहीं है। ठीक है, तो y = 1/x रखा है। इसके लिए भी जब हमने ग्राफ बनाना शुरू किया तो ये 2 हिस्सों में टूट रहा था। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू रखे तो वो इस तरह का ग्राफ बना, और जब हमने नेगेटिव वैल्यू रखी तो इस तरह का बना, यानी ये 2 टुकड़ों में टूटा हुआ हमारा ग्राफ है y = 1/x का। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगला है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या है ज़रा देखना, तो y = f(x) होता है, y = f(x) = mod x। ये mod x से क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि इस मॉड, ये मॉड का साइन है, इसके अंदर अगर -2 होगा तो ये बाहर आने पर प्लस का बन जाएगा, और इसके अंदर अगर प्लस का होगा तो वो प्लस ही रहेगा। इसका ये मतलब होता है। तो इसको दिखाने के तरीके ये होते हैं कि जब हम x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन 0 लेते हैं, यानी 0 से बड़ी लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो मॉड x की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, खाली x आ जाता है। जैसे हम अगर 2 लोगे तो बाहर आके 2 ही आएगा, कोई चेंज आया सिंबल में नहीं आया। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि x > 0 पर क्या होता है, f(x), ये मॉड x की वैल्यू x के ही इक्वल रहती है। लेकिन जैसे ही हम <0 लेते हैं, यानी -1 ले लेते हैं, तो ये बाहर आने पर 1 बन जाता है। 1 कैसे बना, यानी जो अंदर था इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा तब बना, इसलिए हम लिखते हैं कि -x लिख देते हैं कि नेगेटिव में चीज़ होगी तो वो भी बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगी, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया इस तरह का। अब हमने ग्राफ जब बनाना है तो 2 टुकड़ों का बनाना पड़ेगा। एक हमारे पास बनेगा y = x, उसका ग्राफ आपको पता है ऐसा बनता है। और कब बनाना पड़ेगा, जब x की वैल्यू > 0 हो, यानी 0 और 0 से बड़ी हो। तो 0 यहाँ पर, 1 रखने पर यहाँ आया होगा, 2 रखने पर। लेकिन जब 0 से छोटी हो माइनस में,
तो फिर ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू -x। और -x का जब बनाओगे तो इस तरह से इधर बनेगा। तो ग्राफ जो है वो ऐसे और ऐसे बनता है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, वैल्यू रखने पर है, कुछ इतना टफ नहीं है, सिंपल सा है। अगला है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आप देख रहे होंगे इस तरह का होता है। इसमें f(x) की वैल्यू होती हैं 3 तरह की, यानी 0 होगा जब x की वैल्यू, तो उस समय जो f(x) होता है वो भी 0 होता है। ये बीच में दिख रहा होगा आपको, जब इफ़ x इक्वल टू 0 तो f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। लेकिन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी 1 2 3 4 रखते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। और जैसे आप लेस देन 0 यानी -1 -2 -3 रखेंगे x की जगह, तो f(x) की वैल्यू -1 आ जाती है। तो इस तरह से इस तरह का फंक्शन है जो 3 पॉइंट्स पर रहता है। 3 पॉइंट्स पर रहता है तो हम तीनों के ग्राफ अलग बनेंगे। f(x) इक्वल टू 1 का अलग बनेगा ग्रेटर देन 0 के लिए, और 0 के लिए अलग बनेगा, और लेस देन के लिए अलग बनेगा। जैसे देखिए, ग्रेटर देन के लिए बना तो इस 0 को छोड़कर इसके आगे के पॉइंट में हमेशा ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर लेस देन पे बनाओगे तो -1 पे बनेगा ग्राफ, और 0 पे बनाओगे तो ये 0 पे होगा, यानी पॉइंट, यानी 3 पॉइंट 3 जगह, एक ग्राफ, 2 ग्राफ और ये तीसरा पॉइंट वाला ग्राफ, 3 ग्राफ होंगे इसके, इस वाले फंक्शन के, सिग्नम फंक्शन के। इस तरह का ग्राफ बनेगा अलग अलग टुकड़े हिस्सों में, 3 हिस्सों पर। उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट यानी सबसे हाईएस्ट जो है वो x के ही बराबर होगी। इसको ऐसे कोष्टक के अंदर x करके दिखाया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, f(x) इक्वल टू कोष्टक के अंदर x। इसका मतलब होता है कि x की जगह कोई अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू हमेशा या तो ग्रेटर से ग्रेटर कितनी रहेगी, उसी x के बराबर रहेगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ x से कम या x के बराबर, मतलब मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वो x हो सकती है, x से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब जैसे ऐसे समझेंगे, हमें एक क्वेश्चन दिया है, f(x) इक्वल टू ये दिया है, और आपसे कहा है कि x जो है वो -1 से बड़ा है और इक्वल है और 0 के से छोटा है। तो आपको बताओ कि कौन सी वैल्यू आएगी इसके आंसर में। तो आप कहोगे कि हमको पता था कि सबसे ग्रेटेस्ट मतलब ये x जो होता है सबसे बड़ा आ सकता है इनमें, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है ना, x से कम या x के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, हम यहाँ 0 लिख सकते हैं क्या? 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये लेस देन 0 कहा है, इक्वल नहीं लगा रखा है 0 के साथ में। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो -1 हो सकती है, और -1 से दूसरा करना चाहेंगे तो पॉइंट में हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए ये वैल्यू ये है। अगला जैसे दूसरा लिखा है, यहाँ पे भी 2 के इक्वल या 2 से बड़ी होगी और 3 तक, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 ही तक रहेगी, 3 में नहीं जाएगी, मतलब बड़ा नहीं जाएगा। देखिए इसमें है क्या ना, मेन चीज़ कि इसका जो नाम है ग्रेटेस्ट, उसका उल्टा है, यानी यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो उत्तर आएगा, और यहाँ पर भी देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू 2 छोटी है तो 2 आंसर आएगा, ऐसे समझना। ठीक है, मतलब नाम का उल्टा है। ऐसे ही एक दूसरा भी होता है ग्रेटेस्ट की जगह लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता और तो यहाँ पर इक्वल होता, अगर इस साइड, तो वो वैल्यू 0 के इक्वल होती। यहाँ पे उत्तर आंसर उल्टे हो जाते हैं इसके, मतलब ग्रेटेस्ट में छोटा आंसर होता है, लीस्ट में बड़ा वाला आंसर होता है, अगर 2 पॉइंट दिए हों तो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये रहा हमारा अलजेब्रा ऑफ, ये अलजेब्रा, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन ये वाली चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें बच गई हैं, चीज़ें अभी हैं काफ़ी। तो 7 टाइप के फंक्शन हमने आज पढ़ लिए हैं इस तरह से, और देखते हैं एक बार वीडियो कितनी बड़ी बनी है, 13 मिनट, वैसे काफ़ी है आज के लिए ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, कल हम ये आगे का हिस्सा कर लेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स, और जल्दी जल्दी से कोर्स की जो वीडियोज़ बड़ी बननी शुरू होंगी वो शुरू होंगी आपकी 1 जनवरी से, क्योंकि तब हमारी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी होगी, और इस तरह से क्या होगा कि मुझे टाइम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने का और वीडियो को बड़ा बनाने का। तो 1 तारीख से जो वीडियो होगी वो लंबी वीडियोज़ और बड़ी वीडियो जल्दी से कवर करने वाली चीज़ों वाली वीडियो होंगी, क्योंकि वो पूरा महीना जनवरी का छुट्टी का होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।